अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले जो हमने ब्रीफ किया था वो ये था कि हम हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, उसके अंदर लीनियर पढ़ रहे थे और स्पेशल केस था हमारा कि जिसके अंदर कोएफिशिएंट्स क्या थे, कांस्टेंट्स थे। ठीक है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट जब फंक्शन के होंगे तो 6.1 एक्सरसाइज होगी। इसके अंदर फिर हमने कहा था कि इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, फाई ऑफ एम वाई इक्वल टू 0, फाई ऑफ एम वाई इक्वल टू 0 या फाई ऑफ डी इक्वल टू 0, डी फॉर डी ओवर डी एक्स, एम की वैल्यू भी डी ओवर डी एक्स है। तो कुछ बुक्स में डी यूज़ किया गया है, कुछ बुक्स में एम यूज़ किया गया है। तो ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन। फिर मैंने कहा था कि इसके दो केस बनते हैं। ठीक है, या तो फाई ऑफ एम 0 होगा या वाई 0 होगा। तो यहाँ पे देखें फाई ऑफ एम 0 होगा या क्या होगा, वाई इक्वल टू 0 होगा। अगर वाई 0 तो ये तो खुद एक सोल्यूशन है, तो दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन। ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। जब फाई ऑफ एम 0 होगा तो वाई 0 के इक्वल नहीं होगा। जब वाई 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। उसके लिए हमें फाई ऑफ एम को क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। क्लियर, ये हमने लास्ट टाइम चीज़ पढ़ी थी। अब उसके रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल भी कराई थी। देखें, ये इक्वेशन थी, इसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एम की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ट्रिवियल सोल्यूशन वाई इक्वल टू 0 हो गया। नॉन ट्रिवियल के लिए हमने इसको इक्वल टू 0 रखा, जो कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे इसको सॉल्व किया, एम की वैल्यूज 2 आ गई और दोनों वैल्यूज क्या डिफरेंट है, -2 और 3। इसको मैंने नाम दिया था m1 का, इसको क्या कहा था m2 का, और हमने सोल्यूशन लिख किया था yc इक्वल टू c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर 3x। दूसरी वैल्यू 7x, पहली वैल्यू 7x। ठीक है, और हम चूंकि जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, कंप्लीमेंट्री तो नहीं निकालते, तो जनरल सोल्यूशन किसके इक्वल होता है, y इक्वल टू yc होमोजीनियस के केस में, क्योंकि होमोजीनियस में राइट साइड पे 0 होता है। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाएगा तो फिर उसका सोल्यूशन जो निकलेगा वो भी ऐड हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर। तो y इक्वल टू yc, तो y इक्वल टू c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर 3x। सेम yc जो है वो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी थी। और उस टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये दो वैल्यूज निकालेगा। दो वैल्यूज दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है, दोनों सेम भी हो सकती हैं, दोनों कम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। ये डिफरेंट थी तो ये भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक हो तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज भी हो सकती हैं, आइडेंटिकल का मतलब है कि सेम वैल्यूज, और कम्प्लेक्स वैल्यूज भी हो सकती हैं। जैसे देखें, आइडेंटिकल क्या हो गया, 3 3, दोनों एक जैसी वैल्यूज आ गई। कम्प्लेक्स कैसी होंगी, 2 + -3 आइटा। तो अगर 2 + -3 आइटा है तो इसको हम दो डिफरेंट वैल्यूज के तौर पे भी ले सकते हैं कि 2 + 3 आइटा और 2 - 3 आइटा। मगर कम्प्लेक्स को हम इकट्ठा लिखते हैं तो सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो केसेस थे, तो ये केस हमने पढ़ लिया था, ये वाले दो केस रहते थे। ठीक है, अगर फर्स्ट कहें ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो ये m1 है, ये m2 है, तो m1 और m2 आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस का टॉपिक था। फाई ऑफ एम वाई इक्वल टू 0 या फाई ऑफ डी इक्वल टू 0। ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होगा, वाई इक्वल टू 0। नॉन ट्रिवियल के लिए ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, फाई ऑफ एम को हमने क्या ले लेना है, 0, चूंकि ये सेकंड ऑर्डर है। फाई ऑफ एम विल बी क्वाड्रेटिक, फाई ऑफ एम जो होगा वो क्वाड्रेटिक होगा एम के अंदर। जब क्वाड्रेटिक होगा तो इसकी तीन केसेस जो भी बताए थे। नंबर 1 कि एम हैज़ डिस्टिंक्ट एंड रियल वैल्यूज। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट, और रियल तो जाहिर पता है कि आइटा तो नहीं आ गया तो रियल वैल्यूज होंगी। तो हमने लास्ट टाइम जब पढ़ा था तो उसको एक को वैल्यू को हमने m1 का नाम दिया था, दूसरे को m2 का, और सोल्यूशन कैसे लिखा था, yc इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m, पहली वैल्यू 7x, दूसरी वैल्यू 7x। ठीक है, ये वाली एग्जांपल जो मैंने की थी, तो m की वैल्यूज दो डिफरेंट आई थी, तो c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर 3x। ठीक है, ये इस तरीके से। आज का जो सेकंड केस है वो है m हैज़ आइडेंटिकल एंड रियल वैल्यूज। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि सेम वैल्यूज आ जाए, एक जैसी आ जाए। ठीक है, जैसे ये देखें 3 और 3 सेम आ गया, तो जो m1 होगा वो m2 होगा, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि m जो होगा वो m1 और m2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, जब इक्वल होंगे तो फिर क्या लिखेंगे, yc इक्वल टू c1 e की पावर m1x, और चूंकि m2 भी m1 नहीं है तो हम इसको e की पावर m1x और साथ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, साथ क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब मैं जरा इस चीज को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिए एक एग्जांपल है, y डबल डैश -10y डैश प्लस 25y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका क्या किया है, वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं m वाली फॉर्म में। यहाँ से ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू 0। नॉन ट्रिवियल के लिए आपने क्या लेना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
वो क्या बन जाएगी, m उसके -10m प्लस 25 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो m-5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से, अच्छा बाद दफ़ा आप लोग क्या करते हैं कि m-5 का स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 तो m-5 भी 0 ले लेते हैं और m की एक वैल्यू निकालते हैं। ये चीज़ गलत है, क्योंकि m की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब इसकी दो वैल्यूज निकलेंगी, दो लाजमी निकालनी है, ठीक है। अगर ये पावर 2 आ जाती तो इसका मतलब है कि m-5 दो दफ़ा लिखा गया है, तो एक दफ़ा ये 0 होगा और एक दफ़ा ये 0, तो जब दो दफ़ा 0 होंगे तो दोनों की वैल्यूज क्या निकल आएंगी, सेम निकल आएंगी, एक वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक है, वो गलती होगी। तो 5 और 5 आपके पास क्या हो गई, दो वैल्यूज आ गई। अब ये दोनों एक जैसी हैं। अब अगर आप इसको लिखते हो अपने तरीके से, वो जो लिखते हैं कि वाई सी बनेगा c1 e की पावर 5x प्लस c2 e की पावर 5x, अगर आप इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ये है ना, दो वैल्यू सेम है, तो c1 e की पावर पहली वैल्यू 7x प्लस c2 e की पावर दूसरी वैल्यू 7x, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब अगर आप देखें तो इसमें से e की पावर 5x कॉमन ले लें तो क्या बन जाता है, c1 प्लस c2 बन जाता है, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो मैं इसको c3 e की पावर 5x लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि इसके सोल्यूशन में एक कांस्टेंट आया है, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की। तो आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपके पास कांस्टेंट सोल्यूशन में दो आने चाहिए, सेकंड ऑर्डर के लिए दो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक, थर्ड ऑर्डर के लिए 3, इतने कांस्टेंट आने चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब वायलेशन हो गई है, ये गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो इसका मतलब कि हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। अब इसका तरीकाकार क्या होता है कि अगर ये वाला फंक्शन जो है, एक्स वाला फंक्शन, ये सेम आ जाए, कांस्टेंट को छोड़ दें, तो अगर ये वाला फंक्शन सेम हो तो आपने क्या करना है, पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को x से मल्टीप्लाई करना है। असल में होता ही है कि x की पावर 0 होती है, वो 1 होती है, तो यहाँ पे x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x की पावर 2 से, इस तरीके से। मगर याद रखिएगा ये सिर्फ उसके अंदर करना है जहाँ पे ये फंक्शन सेम होंगे, जहाँ पे ये फंक्शन सेम नहीं होंगे तो वहाँ पे नहीं करना, ठीक है। अब देखें जैसे ये है कि 3 3 और 3 आ गया, तीन वैल्यूज रिपीट हो गई, एक जैसी तीन वैल्यूज आ गई, तो जब हम लिखेंगे तो c1 e की पावर 3x, ठीक है, प्लस c2 e की पावर 3x, c3 e की पावर 3x, ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे। अगर आपके पास ये आ जाता है 3 3 3, तो yc क्या बनेगा, c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर 3x। तो ये फंक्शन देखें तीनों में सेम आ गया, ठीक है, कांस्टेंट को छोड़ के जो बाकी फंक्शन है वो क्या है, सेम है। तो अभी मैंने क्या बताया, पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई करें, दूसरे वाले को x से मल्टीप्लाई करें, तीसरे वाले को x स्क्वायर से। मगर ये तीनों फंक्शन सेम होंगे, तो अगर डिफरेंट हो जाए फिर नहीं करना, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखें 3 3 3 था, ठीक है, तो पहले वाले को 1 से किया, दूसरे वाले को x को, तीसरे वाले को x स्क्वायर, अगर तीसरे चौथा भी आ जाए तो x क्यूब, और ये तीन वैल्यूज उस वक्त आएंगी जब m क्यूबिक होगा, और क्यूबिक किस वक्त होगा, जब थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। थर्ड ऑर्डर में m की तीन वैल्यूज निकलेंगी, फोर्थ ऑर्डर में 4 निकलेंगे, इस तरीके से। अच्छा इसी में देखें, अगर फर्स्ट के m की वैल्यूज ये आ जाए, फर्स्ट के लिए एक 3 आ जाए, दूसरी भी 3 आ जाए, तीसरी जो है वो 4 आ जाए, तो लिखने का तरीका क्या है, c1 e की पावर 3x, इसको क्या लिखेंगे, c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 3x प्लस c3 e की पावर 4x। वैल्यूज ये है ना, 3 3 3 4, तो e की पावर 3x, e की पावर 3x, e की पावर 4x। अब ये दोनों सेम है, फंक्शन इन दोनों के सेम है, ये वाला सेम नहीं है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, जो सेम होंगे उनको। ये 1 आ गया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से, क्योंकि ये फंक्शन सेम थे। ये सेम नहीं है, इसको इसी तरह रखना है, ठीक है। तो ये आप देखें 3 3 4 था, तो c1 e की पावर 3x, c2 x से मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर 3x, और इसके साथ नहीं किया। अच्छा अगर फर्स्ट करें तो जो चौथी वाली डिफरेंट है वो भी रिपीट हो जाए, तो यहाँ पे देखें c1 e की पावर 3x प्लस c2 3x फिर रिपीट हो गया, तो x लग गया, और 4x के साथ लगाया। अब इसमें ये तो फंक्शन, ये फंक्शन डिफरेंट है, इसलिए इसके साथ 1 हो गया, फिर इसके साथ जो दूसरा लिखेंगे तो उसके साथ x, यानी कि जो फंक्शन रिपीट होंगे उनके साथ ही रिपीट करना है अपने प्रोसीजर। यहाँ तक रिपीट था तो इसके लिए अलहदा, ये वाला रिपीट था तो इसके लिए अलहदा, इस तरीके से आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। तो ये हमारा था केस 2 के जिसमें वैल्यूज क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। अच्छा अब है आपके पास केस 3। अब केस 3 क्या चीज़ है, केस 3 में ये है कि m हैज़ कम्प्लेक्स वैल्यूज, m हैज़ कम्प्लेक्स वैल्यूज जिसको हम इमेजिनरी वैल्यूज भी कहते हैं, और वो किस तरह की होती हैं, m इज इक्वल टू a प्लस माइनस आयोटा b, इस टाइप का आती हैं, ठीक है, a प्लस माइनस आयोटा b टाइप की आती हैं। जैसे देखें 2 प्लस माइनस 3 आयोटा, तो मैंने अभी बताया ना कि इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ये आपका क्या कहलाता है,
रियल पार्ट कहलाता है, ये आपका कौन सा पार्ट कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है या कम्प्लेक्स पार्ट कहलाता है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको लदा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हमने इस तरीके से लिखना है, ये ज़रा देखिएगा कि जो ए है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ई की पावर में रियल पार्ट लेना है, साथ एक्स लगा देना है। ई की पावर में रियल पार्ट और साथ क्या लगेगा, एक्स लग गया ब्रैकेट में, पहला कांस्टेंट कॉस, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसके साथ भी एक्स, रियल पार्ट के साथ भी एक्स लगाना है, इमेजिनरी पार्ट के साथ भी एक्स लगाना है। तो जब इमेजिनरी पार्ट के साथ, और ये एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स नहीं होगा तो फिर वही लगेगा जो होगा, अगर टी है तो टी लगेगा, एक्स है तो एक्स लगेगा, प्लस C2 साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट और साथ एक्स, साइन और कॉस, और ये तरतीब चेंज कर सकते हैं, साइन को पहले ले लें, कॉस को बाद में ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। इसको आप इस तरह ले सकते हैं, C1 e की पावर ax मल्टीप्लाइड कर दें तो कॉस ऑफ bx प्लस C2 e की पावर ax साइन ऑफ bx, ये हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे याद रखिएगा प्लस है सिर्फ, माइनस नहीं है, प्लस माइनस यहाँ पे तो लिखा जाता है मगर यहाँ पे सिर्फ प्लस ही आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि तरतीब चेंज कर सकते हैं, और तीसरी बात ये कि इसके अंदर आयोटा नहीं आएगा कहीं पे भी, आयोटा खत्म हो चुके हैं, हमने सिर्फ रियल पार्ट उठाना है और हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट उठाना है, ठीक है। और वैसे भी हमारी दो कांस्टेंट पूरे हो चुके हैं, C1 और C2 दो कांस्टेंट पूरे हो गए तो हमारा काम खत्म हो गया। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि चूंकि ये वैल्यूज हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज क्या डिफरेंट है, तो हम इसको पहले वाले तरीके से क्यों नहीं करते कि जिसमें हमने दो वैल्यूज डिफरेंट ली थी, m1 m2 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, तो ये काम क्यों नहीं किया। तो याद रखिए कि ये काम हम कर सकते हैं, इसके अंदर कर सकते हैं। इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद ये बना है, देखें अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ, ये पहली वैल्यू आ गई m1, ये दूसरी वैल्यू आ गई m2, तो क्या लिखेंगे, yc इक्वल टू e की पावर पहली वैल्यू साथ x, C2 e की पावर दूसरी वैल्यू साथ x, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और इसके बाद भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, C1 e की पावर ax e की पावर आयोटा bx, इसको लिख दिया, प्लस C2 e की पावर ax e की पावर माइनस आयोटा bx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर सेपरेट हम उस तरीके से करें। e की पावर ax देखिए कॉमन आता है, वो ये वाला बन गया, अब ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, C1 e की पावर आयोटा bx, यहाँ पे देखें ना, अगर मैं थोड़ा सा और इसको जगह देख लेते हैं, यहीं पे e की पावर ax कॉमन ले लो तो बाकी क्या बनता है, C1 e की पावर आयोटा bx बन जाएगा, प्लस C2 e की पावर माइनस आयोटा bx बन जाएगा। तो ये वाली चीज देखें, ये वही आई है अंदर, ये जो ब्रैकेट के अंदर आया, तो ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज आई है। और ये कैसे आई है ये आप लोग देख लीजिएगा, ये बुक में भी मौजूद है कि ये वाली ब्रैकेट जो है अंदर वाली चीज, ये इसके अंदर कैसे कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आप लोगों ने करने तो कॉस साइन के साथ यूज करके आपने करने हैं, आपने कॉस साइन को यूज करना है, ना कि इसको यूज करना है, ठीक है। कर तो सकते हैं मगर आपने इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या था, कम्प्लेक्स का था। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि y डबल डैश प्लस 16y इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन y इक्वल टू 0 होगा, नॉन ट्रिवियल के लिए हम m उसके प्लस 16 को 0 के इक्वल लेते हैं, 16 उधर गया माइनस 16, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 16, माइनस का आइटम लग गया, 16 का 4 आ गया, तो इसको हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब रियल पार्ट क्या आपका 0, तो e की पावर क्या हो गया 0x, ब्रैकेट में क्या है C1 cos इमेजिनरी पार्ट के साथ x आ गया, प्लस C2 साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट के साथ x आ गया, तो e की पावर 0x 1 होती है, तो आपने इसको ऐसे लिख लिया। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू yc। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट करनी है। अच्छा, अब इसी के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड ऑर्डर आ जाए या फोर्थ ऑर्डर आ जाए। अगर थर्ड ऑर्डर आ जाती है तो इस तरह की इक्वेशन होगी, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब m किस फॉर्म में आएगा, पावर 3 में आ गया, क्यूबिक फॉर्म आ गई है, तो m की 3 वैल्यूज निकलेगी। अब उसी को आपने जनरलाइज कर रहे हैं, हम जो 3 केसेस पढ़े उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं कि अगर वैल्यूज ज़्यादा हो जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 0, m को कॉमन ले लिया, m उसके माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे आप लोग एक मिस्टेक करते हैं कि m को 0 नहीं लेते, इसको दूसरी तरफ ले जाके ख़त्म कर देते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि m की 3 वैल्यूज आनी चाहिए। अगर आप m को दूसरी तरफ ले जाओगे, ये ख़त्म कर दोगे, तो फिर m की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। जब 2 वैल्यूज आएंगी फिर कांस्टेंट भी 2 लगेंगे, जबकि थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर में 3 कांस्टेंट आना लाजमी है। तीन कांस्टेंट का मतलब है कि m की पावर 3 है।
अच्छा, यहाँ से हम क्या लिखेंगे फिर, m इक्वल टू 0 या ये इक्वल टू 0। जब ये इक्वल टू 0 तो इसकी दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब आप लोग ये काम किया करें कि अगर हायर ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, तो इसको सॉल्व करने के लिए m की वैल्यूज डिफरेंट जगह पे आएंगी। तो सारी वैल्यूज निकालने के बाद m को एक जगह वैल्यूज को, सब वैल्यूज को इकट्ठी कर लिया करें। अब देखें ना, इसको हमने अलहदा किया, इसको अलहदा किया, तो सारा सॉल्व करने के बाद m की वैल्यूज को एक जगह पे क्या कर लें, इकट्ठा कर लें। तो ये हमने इकट्ठा कर लिया। जब हमने इकट्ठा किया तो ये तीनों क्या है, डिफरेंट है। तीन केस जो अभी हमने पढ़े थे उसी को देखिए, ये तीन डिफरेंट है, तो वही तरीका का c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर -3x। अगर रिपीट होते तो फिर हम x से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। e की पावर 0x 1 होती है तो c1 आ गया, ये एज इट इज, ये एज इट इज। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू yc, और ये आपका एज इट इज। तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, ये आपने बुक में से कर लिया। नोट, इफ कंडीशंस आर गिवन इन दी क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको मैंने एक लेक्चर भेजा था थ्योरी वाला, जिसमें इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस की डिटेल थी। उसके अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जितने ऑर्डर की होती है उतने कांस्टेंट आते हैं, और उन कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालने के लिए हमें कंडीशन दी जाती है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर है, जैसे देखें ना, ये थर्ड ऑर्डर था, तो थर्ड ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए हमने कितने कांस्टेंट निकाले, तीन कांस्टेंट आए। अब इन तीन कांस्टेंट की अगर वो कहते हैं वैल्यूज भी निकाले, तो फिर हमें तीन कंडीशनें देगा। तीन कांस्टेंट है तो तीन कंडीशन है, दो कांस्टेंट है तो दो कंडीशन है। ये डबल डैश था तो दो कांस्टेंट कंडीशन थी। ठीक है, ये कंडीशन किस लिए दी जाती है, कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालने के लिए। अच्छा, अब एक और बात भी है कि कंडीशंस के अंदर डेरिवेटिव आ भी सकता है। ये भी हो सकता है कि दोनों y की वैल्यूज हो, दोनों में डेरिवेटिव हो। ये भी हो सकता है एक में डेरिवेटिव हो, एक में डेरिवेटिव ना हो। मगर याद रखिएगा कि कंडीशंस के अंदर जो डेरिवेटिव होंगे वो क्वेश्चन के डेरिवेटिव से एक कम ऑर्डर तक के आएंगे। ये कितने की है, सेकंड ऑर्डर है ना, तो इसकी जो कंडीशंस होंगी वो फर्स्ट ऑर्डर से ऊपर, सेकंड ऑर्डर की कंडीशन इसमें नहीं आ सकती। यानी कि कंडीशंस के अंदर जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है और जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो ऑर्डर है वो सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो डिफरेंट ही रहेंगे, ये आपने याद रखना है। अच्छा, और यहाँ पे देखें, अच्छा, अब ये सेकंड ऑर्डर है तो कंडीशंस में एक डेरिवेटिव आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। अच्छा, अब देखें, इसको हमने एम फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको YC निकाला, वही सारा तरीका का ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, वो सारा कुछ करने के बाद YC निकल आया, जनरल सोल्यूशन आपका ये निकल आया। ठीक है, याद रखिएगा। चलें पहले अभी आगे बात करता हूँ। y इक्वल टू YC, ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। ये जो कंडीशंस आपने यूज़ करनी है ये हमेशा जनरल सोल्यूशन में यूज़ करनी है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन में यूज़ नहीं करनी। कंडीशंस जब भी दिए जाएंगे तो वो आपने हमेशा आपने इसके जनरल सोल्यूशन में पुट करने। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन निकल आया, चूंकि कंडीशंस में डेरिवेटिव भी आ गए सिंगल ऑर्डर, तो हमें इसका डेरिवेटिव ले लिया। तो स्टार्ट में आ गया, फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब इसको यूज़ करते हैं, पहले हम इस कंडीशन को यूज़ करते हैं, y ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो x को 0 लेना है, y को क्या लेना है, 1 लेना है। तो पहली कंडीशन जब y 0 इक्वल टू 1 यूज़ करेंगे तो ये y वाली इक्वेशन में, ये y वाली इक्वेशन है, उसके अंदर y की वैल्यू 1 ले ले, x की जगह 0 ले ले, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगी, वो 1 बन जाएगी, e की पावर 0 बन जाएगी, वो 1 बन जाएगी, तो ये c1 प्लस c2 आ गया। फिर इसका डेरिवेटिव, अब जो दूसरी कंडीशन थी वो y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 2 थी। इसका मतलब है कि जो डेरिवेटिव वाली है इक्वेशन, उसके अंदर x की जगह 0 लेना है, तो ये इसके अंदर y डैश में x की जगह 0 और y डैश की जगह पे आपने 2 लेना है। तो ये 2 ले लिया आपने, इसकी जगह पे 2 ले लिया और x की जगह पे 0 लिया, तो e की पावर 0 1 हो गई, e की पावर 0 1, तो ये आ गया। इन दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यूज आती है, c1 6/5 आता है, c2 इक्वल टू -1/5। तो ये c1 c2 की वैल्यूज आपने दोबारा जनरल सोल्यूशन में पुट करनी है। तो जनरल सोल्यूशन में c1 की वैल्यू भी पुट कर दी, c2 की भी वैल्यू पुट कर दी। ये सोल्यूशन जो वो है वो कहलाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, यानी कि खास सोल्यूशन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कहलाता है। तो तीन सोल्यूशन आपने निकाले, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन, फिर जनरल सोल्यूशन, फिर कंडीशंस के थ्रू आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाला। याद रखिएगा, जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट्स आते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर कांस्टेंट नहीं आते। और पर्टिकुलर सोल्यूशन वो होता है कि जब आप कंडीशंस को यूज करके कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालते हैं और वो आप जनरल सोल्यूशन में पुट करते हैं, तो वहां से पर्टिकुलर सोल्यूशन वो होता है जो जनरल सोल्यूशन से निकलता है बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स। ठीक है,
तो ये आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन। इस तरीके से आपने फिर एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करनी है। ठीक है बेटा।